हेलो बच्चों, RS साइंस मंत्र यूट्यूब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं 31 मार्च से आरंभ होने जा रही हैं। आज हम विज्ञान विषय के उन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो आने वाले आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं कि अब की बार पैटर्न के अंदर 12 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के, 6 क्वेश्चन रिक्त स्थान वह 12 प्रश्न हैं वो अति लघुतरात्मक प्रकार के आने वाले हैं जिनका अंक भार 30 बन जाता है। तो आज जो हम प्रश्न चर्चा करेंगे उनमें आपके एमसीक्यू टाइप्स, रिक्त स्थान व बड़े क्वेश्चन, सभी प्रकार के क्वेश्चन तथ्यों के साथ में हम यहाँ पर हल करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न, मैग्नीशियम का वायु में जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है। हमें पता है मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम है इसका वायु में जलना। ये देखो मैग्नीशियम है, वायु में जलता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बन रहा है तो क्या हो रहा है इसका, तो कौन से ऑप्शन देखते हैं। इस प्रकार के प्रश्न है वो ऑप्शन देखकर ही हल होते हैं। तो देखें यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ भी रही है तो इस अभिक्रिया का नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं, फोटोग्राफी में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का। अगला प्रश्न देखते हैं, कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। कोयला मतलब कार्बन, और कार्बन का क्या करना है, अपने को दहन करना है। और दहन किसकी उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो क्या बनता है हमारे पास में, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऑक्सीजन जुड़ भी रही है इसमें, ठीक है, तो ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं। या फिर इन दोनों का योग हो रहा है, तो ऑप्शन के आधार पर हम देखें तो क्या होगी, कौन सी अभिक्रिया होगी, ये संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद में अगला प्रश्न देखें, आयरन ऑक्साइड है उसकी क्रिया हो रही है किससे, एल्यूमिनियम से। तो एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, इस आयरन को यहाँ से हटा रहा है और नया उत्पाद क्या बना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और आयरन यहाँ से हट गया तो कौन सी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई समूह, परमाणु समूह किसी अन्य परमाणु या समूह को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, विस्थापन अभिक्रियाएं। अगला प्रश्न देखते हैं, दानेदार जिंक। अब देखो दानेदार जिंक क्या था, हमारे पास में जिंक है और इसकी क्रिया किससे हो रही है, इसकी क्रिया हो रही है तेजाब से। तेजाब का मतलब H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल से जब इसकी क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है हमारे पास में, जिंक सल्फेट। और साथ में गैस पूछिए इसने कौन सी निकलती है, तो साथ में जिंक सल्फेट बनेगा। देखते हैं, देखो जिंक सल्फेट, और साथ में कौन सी गैस निकल रही है यहाँ पर, साथ में जो गैस निकल रही है उसका नाम है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। अब आपको पता है यहाँ पर एक प्रश्न और भी पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन गैस है इसका परीक्षण क्या है, कैसे करते हैं। तो हमें पता है जलती हुई तिल्ली इसके पास ले जाते हैं तो क्या करती है, फटफट की आवाज़ के साथ में जलती है। और इस अभिक्रिया का एक नाम और भी हो सकता है, क्योंकि जिंक ने इसको हटा दिया यहाँ पर तो इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखें, कॉपर सल्फेट है इसमें जिंक से क्रिया करवाते हैं और क्या बनता है, जिंक सल्फेट और कॉपर। और बहुत ही महत्वपूर्ण, हर परीक्षा के अंदर लगभग ये प्रश्न दोहराया जाता है। तो जिंक है वो क्या करता है, कॉपर सल्फेट से क्रिया कर रहा है तो क्या बना, जिंक सल्फेट। जिंक ने इस कॉपर को यहाँ से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अब ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जिंक ने कॉपर को क्यों रिप्लेस किया। तो ध्यान होना चाहिए कि जिन धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सक्रियता अधिक होती है वो अपने से कम सक्रिय धातुओं क्या कर देती है, रिप्लेस कर देती है, हटा देती है। तो इसलिए अभिक्रिया का नाम क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। देखते हैं अगला प्रश्न, देखो चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरी होती है। तो चिप्स की थैलियों में हम देखते हैं कि काफ़ी समय तक दुकानों पड़ी रहती है तो उनमें सुरक्षित कैसे रखा जाता है। तो ध्यान रखना मेरे बच्चों, कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन। फिर है तांबे की भारी सतह पर हरी परत का जमना। देखो ध्यान होना चाहिए, एक तो होता है हमारे पास में लोहा, एक होता है हमारे पास में लोहा यानी से कहते हैं आयरन। दूसरा है हमारे पास में क्या, सिल्वर, दूसरा होता है हमारे पास में सिल्वर। और एक होता है हमारे पास में कॉपर। ये धातुएं हैं, इन पर क्या होता है, ऑक्सीकरण हो सकता है। ये भारी वातावरण से क्या कर लेती हैं, क्रिया कर सकती हैं
इसलिए इन पर क्या है, कोई न कोई परत, जैसे लोहे पर जंग लग जाती है, इस पर भी सफ़ेद परत जम जाती है, और कॉपर पर भी हरी परत जम जाती है। तो ये किसके उदाहरण है, संक्षारण। ये शाह है भी, संक्षारण किसका उदाहरण है, ये संक्षारण। अगला प्रश्न देखते हैं, युगात्मक अभिक्रिया के उदाहरण है। युगात्मक का मतलब क्या होता है, जुड़ना। ये देखो अभी तत्व जुड़ रहे हैं और एक उत्पाद बनाया, यहाँ पर भी अभी तत्व जुड़ रहे हैं, एक उत्पाद बनाया, यहाँ भी अभी तत्व जुड़ रहे हैं, एक उत्पाद बनाया। तो ये अभिक्रिया कौन सी हुई, तीनों अभिक्रियाएं किस प्रकार की हैं, योगात्मक अभिक्रियाएं हैं। अगला देखिए हम, ऊष्माशोषी, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिन्हें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा देनी पड़ती हो। लेकिन देखते हैं ऑप्शन पहले में देखते हैं, ये चूना है, चूने की क्रिया किससे करवा रहे हैं, जल से। चूने को जल में घोलते हैं तो ऊष्मा निकलती है, ये तो नहीं है। इसी प्रकार से प्राकृतिक गैस का मतलब क्या है, मीथेन, CH4। CH4 की क्रिया किससे करवा रहे हैं हम, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से करवा रहे हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। तो इस क्रिया में क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। इसलिए ये अभिक्रिया भी क्या है, ऊष्माक्षेपी। इस अभिक्रिया को देखते हैं, ये अभिक्रिया हमने बुक में भी पढ़ी है। क्या होता है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा की उपस्थिति में अपघटित करवाया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी इस अभिक्रिया में ऊष्मा देनी पड़ती है, इसलिए अभिक्रिया कौन सी है, ऊष्माशोषी। अगला प्रश्न देखते हैं, वियोजन के लिए आवश्यक है। वियोजन के लिए, वियोजन का मतलब है किसी पदार्थ का या किसी यौगिक का अपने अवयव तत्वों में टूटना। जैसे ये हमारे पास में AB कोई यौगिक है, ये किस में टूट जाए, A और B में टूट जाए, तो ये अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया में किसकी उपस्थिति में हो सकती है, ऊष्मा की उपस्थिति में हो सकती है, प्रकाश की, यानी प्रकाशीय वियोजन पढ़ा था अपन ने, और विद्युत की उपस्थिति में भी वियोजन होता है। तो सभी उदाहरण आ जाएंगे कि वियोजन अभिक्रियाएं हैं, इनके लिए क्या आवश्यक है, ये तीनों तरह में हो सकती है, ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसमें संक्षारण संभव है। पीछे पढ़ के आ रहे हैं, लोहे में भी जंग लगती है, चांदी पर भी क्या है, सफ़ेद परत जम जाती है, और तांबे में भी क्या है, हरी परत जम जाती है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, सभी में संक्षारण, ये क्या है, संक्षारण संभव है, सभी आ जाएगा। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 13, नाइट्रोजन की क्रिया किससे हो रही है, हाइड्रोजन से। तो क्या बनेगा, उत्पाद तो सभी में एक जैसा बना हुआ है, अमोनिया अमोनिया और अमोनिया। तो अब देखो संतुलित अभिक्रिया देखते हैं। पहली अभिक्रिया, 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर 1 नाइट्रोजन नहीं है। अगला प्रश्न देखें, अगला B देखें हम, तो इसमें नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन से हुई, नाइट्रोजन कितने, 2, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन देखें 6, यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं। ये क्या अभिक्रिया हो सकती है, इसलिए क्या है, ये संतुलित अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया देखते हैं, श्वसन एक अभिक्रिया है। श्वसन में क्या होता है, भोजन का ऑक्सीकरण, और क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है, इसलिए श्वसन कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। प्रकाश संश्लेषण, इसमें देखो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है और क्या है, जल है, दोनों क्या हैं, परस्पर क्रिया करते हैं, किसकी उपस्थिति में, सनलाइट, यानी सूर्य के प्रकाश में सनलाइट की उपस्थिति में क्रिया करते हैं। तो क्या बनाते हैं, ये भोजन, क्या बनाते हैं, ये भोजन बनाते हैं। तो साथ में क्या निकलती है हमारे पास में, ऑक्सीजन। लेकिन क्या चाहिए इसको, सूर्य का प्रकाश, क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश, यानी इसको क्या चाहिए, ऊष्मा देनी पड़ती है, इसलिए अभिक्रिया कौन सी है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी धातु अधिक क्रियाशील होती है। अब अधिक क्रियाशील की बात करें तो हमें पता है सोडियम है, पोटाशियम है, इन धातुओं को सीधा बाहर नहीं रख सकते, क्योंकि जब इस वायु के संपर्क में आती हैं तो क्या होती है, जलने लगती हैं। इसलिए सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, सोडियम। तो ऐसा प्रश्न आ सकता है आपके पास में कि किस धातु को केरोसिन के अंदर रखा जाता है, तो किसको रखा जाता है, सोडियम को। निम्न में से कौन सी धातु की प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, यानी कौन धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। मुक्त अवस्था में वही धातु पाई जाती है जो कम क्रियाशील होती है, जो इसकी एक्टिविटी क्या होती है, कम क्रियाशील हो। और कम क्रियाशील कौन सी है, यहाँ पर सक्रियता श्रेणी देखें हम
तो सबसे कम कौन सी होती है? सोना। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। कौन सी धातु ठंडे या गर्म, ठंडे है भाई ये, ठंडे या गर्म जल से क्रिया नहीं करती है? ना तो ठंडे से क्रिया करती है ना गर्म जल से क्रिया करती है, तो कौन सा ध्यान रखना हमेशा? आयरन। अगला प्रश्न देखते हैं, सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अमल का नाम है। अब देखो, सोने जैसी धातुएं हैं, प्लेटिनम धातुएं, इनको गलाना हो तो हमारे पास में क्या चाहिए? एक मिश्रण की बात की थी जिसे हम कहते हैं रॉयल जल। क्या था? रॉयल जल, रॉयल जल। ध्यान रखना, ये प्रश्न भी आ सकता है, रॉयल जल किसे कहते हैं? तो क्या था? एक्वा रजिया। एक्वा रजिया के बारे में आगे हम पढ़ेंगे कि किस किस का मिश्रण होता है, 3 भाग HCl, 1 भाग HNO3। तो ध्यान रखना, रॉयल जल या एक्वा रजिया जो सोने जैसी धातुओं को क्या कर देता है? गलाने के काम में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? बहुत बार प्रश्न आया ये, कमरे के ताप पर धातु होते हुए भी द्रव अवस्था में पाई जा रही है, तो कौन सी होती है? पारा। और सिंबल क्या होता है पारे का? Hg, जिसे हम कहते हैं मरकरी भी कहते हैं, पता ना क्या कहते हैं इसको? मरकरी यानी पारा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? कौन धातु? अधातु की बात हो रही है, अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ध्यान रखना हमेशा, ब्रोमीन जो है अधातु होते हुए भी किस रूप में पाई जाती है? द्रव अवस्था में। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी अधातु चमक युक्त होती है? चमक होनी चाहिए जिसमें, और काफी बार प्रश्न आया है आयोडीन। आयोडीन ऐसी अधातु है, अधातु की बात हो रही है जिसमें विशेष यानी ब्लू कलर की चमक होती है, वो कौन सी है? आयोडीन। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखते हैं, सीसा एवं टिन की मिश्र धातु का नाम बताओ। सीसा व टिन, तो कौन सी होती है? ध्यान रखना, सोल्डर। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि सोल्डर किस किस का मिश्रण है, या ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं कि 2 मिश्र धातुओं के नाम बताओ। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मिश्र धातुओं के नाम पूछे आपसे तो आप क्या बताओगे? एक तुम्हारे पास में क्या हो गया? सोल्डर। एक हमारे पास में क्या है? पीतल। ये सभी क्या है? मिश्र धातुएं हैं। लेकिन टिन और सीसा किस से मिलकर बनी कौन धातु होती है? सोल्डर। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से अधातु है। देखो सारी धातुओं के नाम दे दिए, सोना, चांदी, कॉपर, लेकिन फास्फोरस क्या है? अधातु। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। अधातुओं के निम्न गुणों में असत्य है। असत्य धातुओं के गुण की बात करें अगर हम, सत्य क्या है? चमकीली होती है, हाँ होती है। तनन प्रकृति होती है, हाँ होती है। आघात वर्धन क्षमता होती है, होती है। धातुएं विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? कुचालक। इसके लिए असत्य क्या हुआ? कुचालक, क्योंकि धातुएं क्या होती है? विद्युत की सुचालक होती हैं। अगला प्रश्न देखें हम, लोहा व इस्पात को सुरक्षित रखने के लिए जिंक की पर चढ़ाने की विधि का नाम है। अब देखो, आपने साइकिल के टायर चक्के देखे होंगे, उनके ऊपर क्या परत जमी होती है, देखा ना आप लोगों ने, चमकती हुई। तो वो किस विधि से चढ़ाई जाती है? उस विधि का नाम है यसद लेपन। या जिंक की पर चढ़ाना क्या है? यसद लेपन। अगला प्रश्न देखें, निम्न में एक्वा रजिया है, यह इसे कहते हैं रॉयल जल। रॉयल जल कहते हैं। आपसे पूछे रॉयल जल किसे कहते हैं? तो एक्वा रजिया को। और एक्वा रजिया है हमारे पास में, तो इसका सूत्र क्या होता है, यानी किसका मिश्रण होता है? 3 भाग HCl, 1 भाग HNO3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, पीतल एक मिश्र धातु है। देखो पीतल की बात करें तो पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर प्लस क्या होता है हमारे पास में? जिंक। तो देखो कॉपर और जिंक किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ये देखो तांबा व जिंक, पहला ऑप्शन क्या है इसका? सही है। उसके बाद में शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? हम पढ़ते आ रहे हैं कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। अगर आपसे पूछे गहने बनाने में किस कैरेट का सोना काम में लेते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा? 22 कैरेट का। अमल बनाने में, अमलगम बनाने में किस धातु का प्रयोग किया था? देखो किसी भी धातु के साथ में जब मरकरी को मिला दिया जाए, किसी भी धातु के साथ में किसको मिला दिया जाए? मरकरी को मिला दिया जाए, तो क्या है हमारे पास में? तो क्या होगा? वो अमलगम में बदल जाती है। तो यहाँ पर कौन सी धातु जरूरी है अमलगम के लिए? पारा या मरकरी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, उदर में
भोजन की पाचन क्रिया किस माध्यम में होती है? अब देखो, अमाशय में जब भोजन जाता है, हमें पता है वहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो इसका मतलब ये माध्यम कौन सा हो जाएगा, अम्लीय। अगला प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोजन आयन ग्रहण करने वाले यौगिक कहलाते हैं। अब देखो, जो छोड़ते हैं यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं वो तो क्या होते हैं, अम्ल। जो ग्रहण करने वाले कौन से होंगे, क्षार। अर्थात आंसर क्या आ जाएगा, क्षारीय। ध्यान रखना, हाइड्रोजन आयन ग्रहण करने वाले की बात हो रही है, त्यागने की बात नहीं हो रही है। ग्रहण करने वाले में क्या होता है, क्षारीय। अगला प्रश्न देखते हैं, अपच के उपचार में निम्न में से किस औषधि को काम में लिया जाता है? अपच, अपच हो गया तो किसको काम में लेते हैं, यानी एसिडिटी हो जाती है हमारे बॉडी में, तो किसको काम में लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब प्रश्न ये भी आ सकता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र लिखिए, तो क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान से देखना, MgOH की ट्वाइस, ये होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि एसिडिटी में या अपच के उपचार में काम में ली जाते हैं। अगला प्रश्न इससे महत्वपूर्ण है, कई बार आ गया, अग्निशामक यंत्रों में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो अग्निशामक यंत्रों में हमेशा ध्यान रखना, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम, हमें पता है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये देखो NaHCO3, इसका प्रयोग किया जाता है, जिसे हम कहते हैं मीठा सोडा। इसका प्रयोग किसमें करते हैं, अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मीठे सोडे का रासायनिक सूत्र है मीठा सोडा, तो हमें पढ़ते हैं बेकिंग सोडा या मीठा सोडा, एक ही बात है, तो इसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन सा प्राकृतिक सूचक है? अब देखो, सूचकों के बारे में आ जाता है तो सीधा ध्यान रखना, पहले तो सूचक होते क्या हैं। तो सूचक क्या होते हैं भाई, सूचक वो होते हैं या वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देते हैं, उन्हें हम कहते हैं सूचक। या किसी पदार्थ के अम्ल या क्षार होने की सूचना देते हैं, उन्हें हम कहते हैं सूचक। ये दो प्रकार के होते हैं, एक हमारे पास में नेचुरल यानी प्राकृतिक, और दूसरा हमारे पास में कौन सा होता है, सिंथेटिक। तो प्राकृतिक सूचक की बात करें तो प्राकृतिक भी हम पढ़ते आ रहे हैं, हल्दी है, गुड़ल है, लहसुन है। जबकि सिंथेटिक की बात करें हम तो मेथिल ऑरेंज और फिनाफ्थलीन, जो कि सिंथेटिक सूचक हैं। तो इसमें देखिए, हल्दी, हल्दी में कलर चेंज होता है, गुड़ल का पुष्प है उसे भी काम में लेते हैं, लहसुन है उसकी गंध में चेंज होता है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, प्राकृतिक सूचक हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि दो प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखिए, तो कौन कौन सा है, हल्दी, गुड़हल, लहसुन। अगर आपसे पूछे कृत्रिम का तो फिनोप्थलीन और मैथिल ऑरेंज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में धावन सोडा है, धावन का मतलब धोने वाला सोडा। ये देखो, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है तो मीठा सोडा होता है, ये नमक का सूत्र होता है। ये सोडियम कार्बोनेट 10H2O, ये किसका सूत्र होता है, ये होता है धोने वाले सोडे का, जिसे हम कहते हैं धावन सोडा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, पहले भी एक बार आ चुका है, क्या कि इसमें मैच करना है, शायद हो सके इस तरह का प्रश्न अब की बार भी हो जाए। इनके सूत्र दिए हुए हैं, इनके नाम दिए गए हैं, इनको आपस में क्या करना है, मिलान करना है। और ऑप्शन देखें हम तो जिप्सम है, जिप्सम का सूत्र क्या होता है, देखो जिप्सम का सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट। फिर देखो पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस, अगर कैल्शियम सल्फेट के साथ में क्या हो, हाफ H2 हो, तो इसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला प्रश्न देखते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फिर है अम्लों का राजा, ये प्रश्न भी आ सकता है, अम्लों का राजा किसे कहते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये देखो, सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहते हैं, अम्लों का राजा। उसके बाद में है मीठा सोडा, तो मीठा सोडा तो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दांत साफ करने वाले दांत साफ करने वाले की प्रकृति होती है, यानी जो हम पेस्ट काम में लेते हैं उसकी प्रकृति क्या होती है। हमें पता है कि हमने पीएच में पढ़ा था कि अगर दांतों यानी मुंह का पीएच है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, अम्लीय हो जाए, तो दांत सड़ने लगते हैं। तो हमें सड़ने से बचाना है तो उसका अपोजिट होना चाहिए ना, तो हमारे पास में कौन सा होगा, क्षारीय। यानी जो टूथपेस्ट करते हैं उनकी प्रकृति कौन सी होती है, क्षारीय। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पर्सन है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, देखो अम्लों के बारे में चर्चा की थी, किसमें कौन सा अम्ल होता है, तो टमाटर में कौन सा होता है,
ओक्जेलिक अम्ल। निम्न में कौन सा संश्लेषित सूचक है? निम्न में कौन सा संश्लेषित, अभी हम सूचक पढ़ के आ रहे थे। सूचक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो किसी पदार्थ के अम्ल या क्षार होने की सूचना देते हों। तो हमने वहाँ पर पढ़ा था प्राकृतिक, अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम संश्लेषित या कृत्रिम। तो मिथाइल ऑरेंज बिल्कुल सही है, फिनोल्फ्थालीन बिल्कुल सही है। इसका मतलब है दोनों ही क्या है? संश्लेषित सूचक है। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, संश्लेषित सूचक को परिभाषित करो या दो संश्लेषित सूचकों के नाम बताओ। तो मिथाइल ऑरेंज व फिनोल्फ्थालीन। अगला प्रश्न है बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम। ये बार बार प्रश्न आ रहा है, कई बार पूछते हैं बेकरी का सोडा, कई बार कहते हैं मीठा सोडा। ठीक है, तो कौन सा होता है? मीठे सोडे कहते हैं हम, बेकिंग सोडा है उसे कहते हैं मीठा सोडा। और ये क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो रासायनिक नाम क्या होता है इसका? सोडियम बाइकार्बोनेट। ध्यान रखना, रासायनिक नाम ये होता है भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। निम्न में से प्रबल अम्ल है। अब देखो अम्ल भी दो तरह के होते हैं, प्रबल और दुर्बल। ऐसे क्षार होते हैं प्रबल और दुर्बल। तो प्रबल अम्ल की जब बात करते हैं अपन, तो प्रबल अम्ल वो होते हैं जो पूरे पूरे क्या अपने हाइड्रोजन को क्या कर देता है? दे देता है। तो यहाँ पर देखते हैं प्रबल, पहले तो अम्ल देखते हैं। ये भी क्षार है, OH है, OH क्षार है, ये लवण है, इसका मतलब है HCl। इसका सीधा उत्तर है, क्योंकि ये इसको जब आयनित करेंगे तो सारे के सारे HCl अपने छोड़ देगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आसुत जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है। आसुत जल, आसुत जल का मतलब हमने पढ़ा था, जिसकी pH कितनी हो? 7 हो, उसे हम कहते हैं आसुत जल। और एक बात और ध्यान रखना, आसुत जल है इसमें करंट प्रवाहित नहीं होता है, कुचालक होता है। ध्यान रखना, प्रश्न पूछ लेते हैं कि आसुत जल की दो विशेषताएं बताओ। ये आसुत जल क्या होता है? तो ऐसा जल जिसकी pH क्या हो? 7 हो, उदासीन हो, किसी यानी किसी प्रकार की विद्युत धारा इसमें प्रभावित नहीं होती हो, उसे कहते हैं आसुत जल। अगला प्रश्न देखते हैं। बेकिंग सोडे को गर्म करने पर कौन सा यौगिक मिलता है? बेकिंग सोडे को गर्म करते हैं, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, गर्म करते हैं तो कौन सा यौगिक मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट। ध्यान रखना। अगला प्रश्न है। महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा किस लवण के लिए की? देखो कितना अलग से प्रश्न दे दिया कि दांडी यात्रा किस लवण के लिए की। हमें पता है दांडी यात्रा निकली थी किसके लिए? नमक के लिए, है ना। तो किससे निकली थी? नमक के लिए। और नमक लवण है और इसका सूत्र क्या होता है? NaCl, इसलिए ऑप्शन आ जाएगा ए। अगला प्रश्न देखें। अम्लीय वर्षा की pH होती है, कितनी pH होती है भाई? हमें पता है pH 7 का मतलब उदासीन। ज़्यादा तो भी अपने पास 5.6 से ज़्यादा, ज़्यादा का मतलब ये है कि वो 7 ही हो सकती है, उससे ज़्यादा भी, 7 या 14 ये भी नहीं। तो कितनी होती है अम्लीय वर्षा की जो बुक के अनुसार? कितनी? 5.6 से कम। अगला प्रश्न देखते हैं। डाक पौधे की प्रकृति होती है। देखो एक होता है हमारे पास में नेटल पादप, ठीक है ना, हमें पता है नेटल पादप होता है, उसकी जो कांटे वगैरह होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के। उसके पास में कौन से पादप उगते हैं? डाक, डाक के पौधे, जो किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय। यानी जब डाक पौधे की पत्ती को जहाँ पर नेटल का कांटा लगा है वहाँ पर लगा दिया जाए तो वो उदासीन हो जाता है। तो डाक पौधे की प्रकृति कौन सी होती है? क्षारीय। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न को सुमेलित कीजिए। देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अब की बार ऐसा प्रश्न आने की ज़्यादा संभावना है या सीधा ही पूछ ले। तो सिरका किस में पाया जाता है? ये देखो एस्टिक अम्ल। संतरा है सिट्रिक अम्ल। इमली है टार्टरिक अम्ल। और टमाटर में कौन सा होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सीधा भी पूछा जा सकता है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में कौन सा होता है, संतरे में कौन सा होता है और सिरके में कौन सा होता है। और बढ़ते हैं आज के लास्ट प्रश्न की ओर, जो कि है निम्न को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है तो खट्टा दही है, दही में कौन सा अम्ल होता है भाई? लैक्टिक अम्ल। नींबू, नींबू में कौन सा होता है? सिट्रिक अम्ल। और चींटी का डंक जो होता है उसमें क्या होता है? मेथनोइक अम्ल, जिसके कारण क्या होती है? जलन होती है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है जिसके कारण क्या होती है? जलन होती है। तो आप क्या कहोगे? मेथनोइक अम्ल। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो में मैं और भी अधिक इसको अच्छा
बना सकूं। धन्यवाद।